आमतौर पर भारत में बहुत सारी जातियां देखने को मिलती है, जैसे कि राजपूत, पटेल, ब्राह्मण, गुज्जर, यादव। ऐसे ही हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हमें देखने को मिलती है और हर एक जाति का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि राजपूत अपनी तलवार और राजा महाराजाओं के रजवाड़े से पहचाने जाते हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ और ज्ञानी विद्वान से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही चमार जाति चमड़े के काम से पहचानी जाती है। इस जाति को वैसे तो बहुत से नाम से जाना जाता है, जैसे कि चमार, जाटव, रविदास समाज, हरिजन और भी कई नाम है जिसे प्रचलित जाति है। लेकिन आजकल के लोग इस जाति को नीच और निम्न कक्षा में माने जाते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कोई जाति छोटी नहीं होती, कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच हर जाति में जरूर होती है। चमार जाति दक्षिण एशिया का एक वर्ग समुदाय है। इस जाति के लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये जाति भारत के उत्तरी विस्तार में पाई जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ज्यादातर दक्षिण भारत में पाई जाती है। इस आधुनिक समय में चमार जाति ने बहुत ही प्रगति की है। आईने अकबरी के अनुसार उत्पल वंश के शासक चमार समुदाय से थे, जो कि राजा चंवर सेन चमारों के चंवर वंशी से संबंधित थे। चमार शब्द की उत्पत्ति चंवर या चावर से लिया गया है, जो आमतौर पर अनुसूचित जातियों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन चमार शब्द को अपशब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवादी गाली और अपमानित शब्द में वर्णित किया गया है। चमार पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़े हुए हैं। मिस्टर राम नारायण रावत का मानना है कि चमार समुदाय जुड़ाव चमड़े के पारंपरिक व्यवसाय से हुआ था और इसके बजाय चमार ऐतिहासिक रूप से कृषक और बुनकर भी थे। लेकिन उनमें से कुछ चमारों ने कपड़ा बुनने का बिजनेस भी अपना लिया था और ये लोग खुद को जुल्हा चमार बुलाने लगे। एक्चुअली उस चमारों का यह मानना था कि कपड़ा बुनने का काम चमड़े के काम से काफी उच्च लेवल का है। चमार और अनुसूचित जाति के संबंधित महान व्यक्ति भी है, जिन्होंने समाज और देश के लिए अपना पूरा बलिदान दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल संत रविदास, जिन्होंने भारत के मध्यकाल के एक महान संत, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित की गई है। 600 साल पुराना उनका टेम्पल भी था दिल्ली में, लेकिन कुछ कारणों से इसे तोड़ दिया गया। दूसरे है उधम सिंह। जी हाँ, ये भी एक चमार जाति से बिलोंग करते थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महान सेनानी और क्रांतिकारी योद्धा थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडवायर को लंदन में जाकर लोगों के बीच गोली मारी थी। बहुत से हिस्टोरियन का यह मानना है कि हत्याकांड ओडवायर और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो कि पंजाब प्रांत पर कंट्रोल बनाने के लिए किया गया था। सेकंड है फूलन देवी, जिसने पहले दर्द सहा, फिर हथियार उठाया और बिछा दी लाशें। फूलन देवी ऑल्सो बिलोंग टू द चमार कास्ट। हु इज फूलन देवी? एक 10 साल की लड़की ने अपने बाप की जमीन के लिए लड़ गई थी, या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्री राम ठाकुर गैंग के लोगों ने, या एक खतरनाक डाकू जिसने बेहमई गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था, या फिर उस चालाक औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं के गैंग में शामिल होना चाहती थी। वो औरत जिसकी लाइफ पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे पूछा भी नहीं था, या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पर जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक ऐसी औरत जो खुद से मिलने आई फैन शेर सिंह राणा को नाग पंचमी के दिन खीर खिला रही थी, बिना ये जाने कि कुछ घंटों में वही आदमी उसे मार देगा। तारीख थी 25 जुलाई 2001 को, जब शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आए थे। शेर सिंह राणा ने इच्छा जाहिर की और कहा कि फूलन के संगठन एकलव्य सेना में उससे जुड़ना है। फिर फूलन देवी ने उनको खीर खिला। उसके बाद कुछ ही मिनटों में शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को अपने घर के गेट पे ही गोली मारकर हत्या कर दी। शेर सिंह राणा ने कहा, मैंने बेहमई गांव हत्याकांड का बदला लिया है, जो कि फूलन देवी ने बलात्कारियों को लाइन में लगाकर मारा था। क्या फूलन देवी सही थी या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पढ़े बाकी चमार।
बांके चमार एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि 1857 के भारतीय विद्रोह में अपने कार्यों के लिए मर गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट प्रारंभिक कार्रवाई का नेतृत्व किया था। नाउ इट्स टॉक अबाउट द रेजिमेंट। वैसे तो भारत में राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, ऐसे कई सारे रेजिमेंट है। ऐसे ही एक चमार रेजिमेंट था जो कि अंग्रेजों ने उस पर बैन लगा दिया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों द्वारा गठित एक अर्टिलरी सेना रेजिमेंट थी जिसे 1 मार्च 1943 को बनाई गई थी। इसमें से 27 बटालियन जो कि दूसरी पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा थी। चमार रेजिमेंट का द बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कोहिमा की लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सोल्जर के रूप में भर्ती के लिए सक्षम पुरुषों की कमी थी तब महार रेजिमेंट का गठन किया गया था जिसे बाद में भंग कर दिया गया था। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फिर से महार रेजिमेंट का गठन हुआ, लेकिन इस बार महार रेजिमेंट को भंग नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैन्य सेना में तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए चमार रेजिमेंट का गठन किया गया था। 1 मार्च 1943 को अंग्रेजों द्वारा चमार रेजिमेंट को स्थापित किया गया, लेकिन शुरू में 268वीं भारतीय इन्फेंट्री ब्रिगेड को सौंपा गया था। इस चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। माना जाता है कि उस समय जापान की सेना बहुत ही क्रूर और खूंखार थी। युद्ध में वो सामने वाली सेना पर भेड़िए की तरह टूट पड़ती थी और सीधा आंखों और मुंह में वार करती थी। ये उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जापान की मानी जाती थी। लेकिन दूसरी ओर चमार रेजिमेंट जापानी सेना से लड़ने के लिए पूरी तैयार थी। फिर ये दोनों सेनाओं में महायुद्ध हुआ। देखते ही देखते चमार रेजिमेंट ने जापानी सेना को ढेर कर दिया। अंग्रेजों ने सारे बहादुर सोल्जर्स का सम्मान किया और इस रेजिमेंट को द बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से नवाजा गया। भारत में अंग्रेजों ने कैप्टन मोहनलाल कुरिंग के नेतृत्व में चमार रेजिमेंट को आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए सिंगापुर भेजा। तब कैप्टन कुरिंग ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट का इस्तेमाल अपने ही देशवासियों को मरवाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने चमार रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और INA में शामिल हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ ही युद्ध करने का निर्णय ले लिया। फिर अंग्रेज सरकार ने सोचा कि ये रेजिमेंट हमारे लिए कोई काम की नहीं रही है, तो इसे अंग्रेजों ने ही भंग कर दिया था, क्योंकि चमार रेजिमेंट के योद्धाओं ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने रेजिमेंट नाबूद होना पसंद किया, लेकिन बोस के खिलाफ कभी नहीं लड़े। सन 1946 में अंग्रेजों ने फाइनली इस रेजिमेंट को भंग कर दिया, जो कि सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। इस रेजिमेंट के 3 योद्धा चुनीलाल, जोगीराम और धर्म सिंह कुछ सालों पहले जिंदा थे। उन्होंने ये सारी कहानी प्रदर्शित की थी, जो चमार रेजिमेंट के आखिरी जवान हवलदार थे। मैं ऐसे वीरों को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने अंग्रेजों के ओर से युद्ध तो लड़ा, लेकिन जब देश के खिलाफ लड़ने की बात आई तो साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में कम बैक आना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए मैं गौतम आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय भारत, जय जननी।